नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी कहानियों में। लेकिन आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अभी पिछले कुछ दिनों से हमारी वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। मुझे लगा कि आप लोगों को शायद कहानियाँ पसंद नहीं आ रही हैं, तो मैंने एक पोल किया, कम्युनिटी पोस्ट की थी। तो उसमें 2 कमेंट्स ऐसे आए जिन्होंने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आपके लिए और वीडियो डालता रहूँ। देखिए, ये कमेंट ये हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं को पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि हाँ, आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं और इसीलिए मैं आपको कहानियाँ सुना रहा हूँ। अगर आपको कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप भी ऐसे कमेंट करते रहिए ताकि मुझे और ज़्यादा अच्छा लगे आपके लिए ऐसी और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाने के लिए। तो चलिए हम आपको आज की कहानी सुनाते हैं। एक ऐसी कहानी एक ऐसी लड़की की जिसके बाल हमेशा उलझे रहते थे। तो शाम के 4 बज रहे थे। उसी वक्त मेरा मोबाइल बज उठा। सामने विक्रम था। हमेशा की तरह वो प्यार से बोला, जाने मन क्या कर रही हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस अब ऑफिस से निकलकर पीजी जाऊंगी। तुम आ रहे हो क्या? और सामने से जो सुना उस पर विश्वास नहीं हुआ। विक्रम बोला, जान पैकिंग कर लो, हम घूमने जा रहे हैं। आज फ्राइडे है और मंडे भी ऑफ है और ट्यूसडे की मैं छुट्टी ले लूँगा। तुम बस पैकिंग करो और रास्ते के लिए कुछ खाना पैक करवा लेना। मैं तुम्हारे पास जल्दी ही पहुँचता हूँ। विक्रम भी ना सरप्राइज कर देता है कभी कभी। पिछले 1 महीने से इसी बात पर हमारी बहस चल रही थी। मैं उसे कह रही थी कि लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, प्लान बनाओ, पर उसने अपने घर जाने की रट लगा रखी थी। हम दोनों ही गुड़गांव में जॉब करते थे, अलग अलग पीजी में रहते थे। हफ्ते में 2-3 बार मिल भी लेते थे, पर वीकेंड पर विक्रम का घर जाना ज़रूरी ही था क्योंकि उसके पेरेंट्स हर हफ्ते उसकी राह देखते थे। मेरा अपना कहने को कोई नहीं था इस दुनिया में। मेरे चाचा ने बचपन में मुझे पाला, बड़ा किया, पढ़ा लिखा भी दिया, और अब जब वो नहीं रहे तो मैं उनकी फैमिली में एक अवांछित सदस्य हो गई। इसलिए पिछले 2 साल से मैं पीजी में रहने आ गई थी और यहीं मेरी विक्रम से मुलाकात हुई। और समय के साथ न जाने कब विक्रम से मुझे प्यार हो गया। मैं बदल गई, पता ही नहीं चला। हम दोनों उम्र के 30 बसंत देख चुके थे। अब हमारे प्यार में लड़कपन नहीं था, एक गंभीरता थी। हम दोनों एक साथ लिव इन में रहने की हिम्मत जुटा ना पाए। खैर, यह तो हुआ परिचय। अब अपनी कहानी पर आती हूँ। उस दिन जैसे मेरे पैरों को पंख लग गए थे। मैं बहुत खुश थी। विक्रम के साथ इतने दिन बिताने की कल्पना से ही मैं सिहर उठती थी। मैं जल्दी से सब जरूरी चीज़ें पैक की, अपने वॉकिंग शूज़ कसे और रेडी भी थी। तभी फ़ोन पर मिस्ड कॉल आए, यानी विक्रम आ गया। मैंने जल्दी ही सामान गाड़ी में रखा और बैठते ही विक्रम को किस कर दिया। वो भी बहुत खुश हो गया। उसने कहा, बी रेडी, हम अब खूब एंजॉय करेंगे। हम पूरी रात ड्राइव करते रहे और जब सुबह की पहली किरण उदित हुई तो हम उत्तराखंड के एक छोटे से हिल स्टेशन पर पहुंच चुके थे। वहाँ हमने थोड़ा घूम घाम कर देखा इधर उधर। हम रहने के लिए नदी किनारे एक शांत सी छोटा सा कॉटेज मिल गया। रूम भी बढ़िया था और बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, सामने खूबसूरत नदी। और विक्रम जानता था कि मुझे ऐसा सीन और ऐसी जगह बहुत ज़्यादा पसंद थी। हम जल्दी से फ्रेश होकर अपने पहले वहाँ पर गए, नींद पूरी करने का प्लान बनाया, पर बिस्तर पर आते ही वो रोमांटिक मूड में आ गया। और फिर जो नींद आई, मेरी आंखें शाम को 3 बजे खुली। विक्रम अभी भी सो रहा था। मैं उठकर कपड़े पहने और खाने के लिए कुछ ढूंढने लगी। तभी मुझे लगा जैसे कोई गुनगुना रहा हो। मैंने दरवाज़ा खोला तो लॉबी के आखिरी हिस्से में बड़ी सी खिड़की पर एक लड़की अपना सर टकाए खोई हुई सी गुनगुना रही थी। उसकी पीठ मेरी ओर थी और उसके बाल घुंघराले, बिखरे हुए, बिल्कुल काले। मुझे लगा यहाँ कोई और भी होगा। चलो अच्छा है, साथ में कोई अपनी उम्र का है तो ट्रैकिंग में मज़ा आएगा। तभी विक्रम ने आवाज़ दी, कहाँ हो? और तभी उस लड़की ने मुड़कर मुझे देखा तो वो बहुत ज़्यादा गोरी थी। मुझे देखकर वो मुस्कुरा दी। मैंने भी उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया। अब मैं विक्रम के पास गई। कुछ देर बाद हम तैयार होकर लगभग
7 बजे के करीब कस्बे की ओर निकल पड़े। मैं और विक्रम दोनों भूख से परेशान थे। आगे कुछ दूरी पर एक छोटा सा ढाबा दिखा। वहाँ हमने चाय और आलू के पराठे खाए। ढाबे का मालिक एक बूढ़ा सा आदमी था। वो कहने लगा, आप लोग कहाँ रुके हो? हम लंच बॉक्स भी भेज सकते हैं। जब हमने बताया हम कहाँ रुके हैं तो उस बूढ़े और ढाबे पर 2-3 लोगों की आंखें फैल गई। बोला कोई कुछ भी नहीं, पर सब आपस में कानाफूसी करने लगे। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर हम उस वक्त वहाँ से निकलकर नीचे बाज़ार की तरफ घूमने निकल गए। आते वक्त रात का खाना पैक करवा हम कोई 9 बजे के लगभग अपने कॉटेज पर पहुँचे। मेन गेट पर सिब्बू मिल गया। वो कॉटेज का केयर टेकर था। उसने बताया यहाँ सिर्फ ब्रेकफास्ट और चाय ही मिल सकती है, पर पीछे की तरफ किचन है, वहाँ आप खुद खाना बना सकते हो। विक्रम उससे आसपास घूमने की जगह पूछने लगा और मैं रूम की तरफ बढ़ चली। लॉबी पर पहुँचते ही मुझे ठंडी हवा का एहसास हुआ। मैं चाबी अभी की हॉल में लगा ही रही थी कि मुझे साथ के कमरे से धीमे संगीत की आवाज़ आई। बहुत ही मधुर आवाज़ थी, पर उदास सा। मुझे अचानक वो लड़की याद आ गई जो सुबह मुझे दिखाई दी थी। मेरे पीछे पीछे विक्रम था। वो कहने लगा, अंदर चलो, यहाँ क्यों खड़ी हो? एक और राउंड हो जाए। उसकी आंखों में शरारत थी। मैं बस उसकी आंखों में खो गई और उससे दीवानों की तरह उसके साथ साथ चली गई। उस रात मैं बहुत सुकून से थी विक्रम की बाहों में। बाहर किस पहर बारिश शुरू हो गई थी पता ही न चला। मुझे प्यास लगी थी। फ़ोन उठाकर देखा तो रात के 2 बज रहे थे। बारिश की रिमझिम और रात का सन्नाटा अलग ही दुनिया अपनी बना रहे थे। मैंने विक्रम को देखा। वो किसी छोटे बच्चे की तरह बिल्कुल आराम से सो रहा था। मैं उठकर खिड़की खोली और बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। तभी साथ वाले रूम से किसी के रोने की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे कोई आदमी ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था और कोई लड़की रो रही थी। उसकी आवाज़ें स्पष्ट नहीं थी, मगर कुछ दबी दबी आवाज़ में कुछ सुनाई दे रहा था। खिड़की बंद करने की आवाज़ से विक्रम भी उठ बैठा और कहने लगा, तुम रात को खिड़की क्यों खोल रही हो? यह कॉटेज नदी के पास है, जंगली जानवर भी आ सकते हैं, इसलिए इसे बंद कर दो। मैंने तब दिन में मिलने वाली वो बिखरे बालों वाली लड़की का जिक्र किया। मेरा ख्याल था कि कोई विदेशी है। विक्रम बोला, उन्हें छोड़ो, कल तुम्हें एक वाटरफॉल पर ले जाऊंगा, अभी इधर आओ और मुझसे लिपट जाओ। सुबह बड़ा फ्रेश मूड था। हम जल्दी से नाश्ता करके वाटरफॉल की तरफ निकल पड़े। जाते जाते सिब्बू ने कहा, आप वाटरफॉल नीचे से ही देखिए, ऊपर चोटी पर मत जाना। उस चोटी से फिसल कर बहुत लोग जान गंवा चुके हैं। लगभग 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके हम उस वाटरफॉल तक पहुँचे। वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। पर्यटकों के साथ लोकल लोग भी थे, क्योंकि उस दिन संडे था और वाकई वो खूबसूरत जगह थी, इसीलिए बहुत सारी भीड़ वहाँ पर इकट्ठा थी। हम भी वहाँ फ़ोटो लेने लगे। तभी वहाँ पर एक छोटा सा लड़का लगभग जला हुआ पतीला, मैगी और कुछ कोल्ड ड्रिंक की बोतलें लिए बैठा था। विक्रम ने उसे कहा कि मैगी के साथ साथ चाय पिला सकते हो, तो उसने हाँ में सर हिला दिया। विक्रम उससे बात करने में व्यस्त हो गया और मैं कैमरा लेकर थोड़ा और ऊपर चढ़ने लगी। एक पतली सी ऊबड़ खाबड़ पगडंडी सी थी जो वाटरफॉल के साथ साथ चल रही थी। मुझे लगा जहाँ विक्रम बैठा है उसके शॉट ऊपर से जाकर बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन अभी मैं थोड़ा ही आगे बढ़ी थी कि अचानक वो उलझे बालों वाली लड़की मुझे अपने आगे दिखाई दी। वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। मैं लगभग भागते हुए उसके पास पहुंची। मैंने हाथ बढ़ाया, लेकिन वो सकपकाकर पलटी। मैंने कहा, हेलो। वो मुस्कुरा दी। मैंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि आर यू अलोन हेयर? उसने नामे सिर हिलाया। उसका चेहरा गोल और बहुत गोरा था, पर आंखें एकदम काली, उसके बालों की तरह। वो बेहद खूबसूरत थी। मैंने उससे पूछा, वेयर आर यू फ्रॉम? इस बार वो धीमी आवाज़ में बोली कि मैं भी भारतीय ही हूँ। मैंने कहा, ओह सॉरी, मुझे लगा आप विदेशी हो। वो हल्के से हंस दी। तभी मुझे ढूंढता हुआ विक्रम भी आ गया। मैंने परिचय करवाया, मैं रूबिन और मेरे हस्बैंड विक्रम। मैं झूठ बोल गई। उसने अपना नाम सारा बताया। विक्रम ने चाय पीने का ऑफ़र दिया, पर उसने मना कर दिया। वो चोटी की ओर बढ़ चली। जाते जाते विक्रम ने उसे बी केयरफुल कहा। वो पलटी और मुस्कुराते हुए हंस दी।
हम लगभग 2 घंटे वहीं बैठे रहे, पर सारा वापस नीचे की ओर नहीं आई। मैंने कहा चलो बाजार घूम आते हैं, पर विक्रम का मूड कुछ और ही था। हम वापस कॉटेज पहुंचे। वापसी के सारे रास्ते विक्रम शरारत करते हुए आया था। कभी गले लगा लेता, कभी किस कर देता, तो कभी अपनी बाहों में उठा लेता। मुझे लग रहा था काश यह वक्त यहीं रुक जाए, हमेशा यहीं। हम दोनों कॉटेज पर पहुंचे और जब मेरी नींद खुली, विक्रम बिस्तर पर नहीं था। मैं कपड़े पहनते हुए उसे आवाज़ देने लगी, पर कोई जवाब नहीं आया। विक्रम कहीं भी नहीं था। तभी बाहर लॉबी में कुछ आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा खोला तो विक्रम बाहर उस खिड़की के पास खड़ा था जहां मैंने सारा को पहली बार देखा था, उसी तरह सिर टिकाए हुए बाहर देखते हुए। मैंने पूछा, जनाब कहाँ खो गए? विक्रम पलटा और बोला, मुझे कोई उदास सी धुन सुनाई दी। उसका पीछा करते करते यहाँ आ गया। साथ वाले दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था, तो मुझे जिज्ञासा हुई सारा वापस आई कि नहीं। मैंने देखा तो रूम बिल्कुल खाली था। पलंग पर एक भी सिलवट नहीं, पर्दे लगे हुए। मुझे लगा शायद वो लड़की चली गई। हमने डिसाइड किया कि आज डिनर खुद ही बनाएंगे, बाहर से नहीं मंगवाएंगे। विक्रम ने सिब्बू से चिकन और वोडका ले आने को कह दिया। हमने कॉटेज के आंगन में आग जलाई और साइड में ही चूल्हा मंगा लिया। वोडका देख सिब्बू भी हमारे साथ बैठ गया। मैं खाना बनाने लगी। रात बढ़ते जा रही थी। सिब्बू 2 पैक लगाने के बाद सेंटी हो गया और कहने लगा, बाबूजी हमें भी दिल्ली ले चलो, अपने पास रख लेना, सेवा कर देंगे। विक्रम उसे समझाने लगा, अरे तुम तो जन्नत में रहते हो, यहाँ काम ही काम है, आराम से रहो। आज तो कॉटेज में हम अकेले ही गेस्ट हैं। सिब्बू ने कहा, साहब पिछले कुछ महीनों से आप ही अकेले गेस्ट हो। मैं और विक्रम एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। हमने कहा, अच्छा एक कपल और भी था हमारे साथ वाले रूम में, पर लड़की से मैं कॉटेज और फिर वाटरफॉल पर भी मिली। क्यों झूठ बोलते हो कि यहाँ पर कोई नहीं आया? लेकिन जैसे ही सिब्बू ने यह सुना, सिब्बू का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो कुछ नहीं बोला। विक्रम ने कहा, क्या हुआ? फिर सिब्बू अपना गला साफ करते हुए बोला, साहब मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, आप यहाँ अकेले ही गेस्ट हो। आप आ गए, नहीं तो मैं खुद अपने गांव जाने वाला था। इस पर मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, फिर वो लड़की कौन थी जो मुझे दिखाई दी और जिससे हमने बातें की, वो कहाँ से आई? सिब्बू ने बताया, इस कॉटेज के बारे में बहुत कहानियाँ फैली हुई हैं। यह बहुत पहले अंग्रेज़ों के ज़माने का किसी बहादुर साहब का घर था और यहाँ कुछ मौतें हो गई थी। तब से आसपास के लोग यहाँ आवाज़ें सुनने लगे। कभी कोई उदास सी धुन, कभी लड़की के गाने की, कभी रोने की। मेरा यह सुनकर खून जम गया। पर सिब्बू हमें सांत्वना देते हुए बोला, साहब मैंने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा, मैं तो रोज़ाना यहीं रहता हूँ, कभी कुछ नहीं सुना। अब ऐसे ही कुछ कहानियाँ सुनते सुनते थोड़ी बहुत देर में हमने डिनर जैसे तैसे निपटा के हम दोनों रूम में आ गए। विक्रम मुझे ढांढस बनाते हुए बोला, चर्सी है कहा इनकी बातों में आ रही हो, पर अंदर से वो भी डरा हुआ लग रहा था। वोडका उतर चुकी थी और नींद भाग गई थी। मैं और विक्रम इधर उधर की बातें करते हुए टाइम बिता रहे थे। रात के 10 बज गए। बारिश शुरू हो गई। उसने माहौल को और बोझिल बना दिया था। बातें करते करते हम कब सो गए पता ही नहीं लगा। रात के किसी वक्त मुझे लगा जैसे मेरे ऊपर कोई झुका हुआ है। मैंने आंखें खोली तो सारा थी। सारा कंधों से पकड़कर मुझे उठा रही थी। मेरा नाम बार बार पुकार रही थी। उसकी आवाज़ किसी कुएं से आती हुई लग रही थी। मैं हड़बड़ा कर उठी। सारा मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचती हुई अपने साथ ले जाने लगी। डर के मारे मेरे गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, विक्रम बिस्तर पर ही था। सारा मुझे साथ वाले कमरे में ले गई। उस कमरे की शक्ल ही बदली हुई थी। हॉल के कोने में बड़ी सी चेयर पर एक अंग्रेज रोबीला सा आदमी बैठा हुआ वायलिन बजा रहा था। उदास धुन। उसकी आंखें बंद थी। सारा उसके पैरों के पास जाकर बैठ गई और रोने लगी। सारा ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहने लगी, प्लीज़ अल्बर्ट, डोंट गो, डोंट लीव मी। पर उस आदमी का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। सारा का चेहरा लाल हो गया था। अचानक वो आदमी खड़ा हुआ और मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं हिल भी नहीं सकी, जैसे मेरे आंखों के सामने कोई पिक्चर चल रही थी। तभी सारा के हाथ में न जाने कहां से बंदूक आ गई थी। सारा फिर बोली,
अल्बर्ट स्टॉप। पर वो आदमी आगे बढ़ता ही जा रहा था और फिर एक धमाका और ढेर सा धुआं। तब पहली बार मेरे गले से चीख निकली। विक्रम और सिब्बू भागते हुए मेरे पास आए। मैं उस कमरे में वहीं पर बिल्कुल जड़ होकर खड़ी थी और लगातार चीखे जा रही थी, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। विक्रम उठाकर मुझे अपने कमरे में लाया और पानी पिलाया। मैं पसीने से भीगी हुई थी। वो बार बार पूछ रहे थे कि क्या हुआ, तुम डर गई? पर मैं कुछ बता नहीं पा रही थी और कब बेहोश हो गई मुझे नहीं पता चला। जब मेरी आंख खुली तो सवेरा हो चुका था। विक्रम परेशान सा मेरे सिरहाने बैठा हुआ था। रूम के दूसरे कोने में सिब्बू दीवार से सर लगाकर बैठा था। मैंने उठने की कोशिश की तो विक्रम ने मेरी मदद की। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सदियों से बीमार हूँ और बहुत कमज़ोर लग रही हूँ। सिब्बू को विक्रम ने कॉफ़ी बनाकर लाने को कहा। फिर मुझे बाहों में भरते हुए कहा कि क्या हुआ था रात को। रूबिन, तुम रात को वहाँ क्यों चली गई थी? मैंने सारी बात विक्रम को बताई तो विक्रम सुनकर बिल्कुल सन्न रह गया। उसने जैसे ही ये बात सुनी, उसने मुझसे कहा कि पैकिंग करो और जल्दी से वापस चलते हैं। उसने जैसे तैसे पैकिंग की, मुझे सहारा देकर तैयार करवाया और हम निकल पड़े। कोटे से जैसे जैसे दूर जा रहे थे, मेरे शरीर में वैसे वैसे जान आ रही थी। हम बाजार में पहुंच गए। विक्रम ने वो छोटे से ढाबे पर गाड़ी रोक दी तो वो बुढ़ा चाय बनाकर लाया। विक्रम और मेरी सफ़ेद शक्ल देखकर वो बोला, साहब, हम तो पहले ही दिन आपको बताने वाले थे, पर शहर के लोग ऐसी बातों को कहाँ मानते हैं। फिर जो उसने कहानी सुनाई वो बहुत डरावनी थी। उसने बताया कि यह बात उस ज़माने की है जब अंग्रेज़ भारत छोड़कर जाने वाले थे। यह कॉटेज अंग्रेज़ अफसर अल्बर्ट कैट की थी। उसकी फैमिली इंग्लैंड में थी और वो लगभग 40 साल का हट्टा कट्टा आदमी था। कुछ साल पहले वो बंगाल से एक इंग्लो इंडियन लड़की सारा को अपने साथ ले आया था। वो बेचारी उससे बहुत प्यार करती थी, पर जब अंग्रेज़ भारत छोड़कर जाने लगे तो अल्बर्ट सारा को छोड़कर जाने लगा। उसे वो साथ कैसे ले जाता? इंग्लैंड में उसकी बीवी और 3 बच्चे भी थे। सारा सारी ज़िंदगी जिसे प्यार समझ रही थी वो बस मन बहलाव था। उसने बहुत कोशिश की कि अल्बर्ट ना जाए, पर वो नहीं माना और फिर सारा ने उसे गोली मार दी और खुद वाटरफॉल से छलांग मारकर आत्महत्या कर ली। और तब से उसकी आत्मा भटक रही है। मैं सारे रास्ते यही सोचती हुई आई कि क्यों सारा ने मुझे चुना। क्या वो कुछ बताना चाहती थी? मुझे क्या इशारा करना चाहती थी? और जब गुड़गांव करीब आने लगा तो मैंने विक्रम को कहा कि क्या तुम भी मुझे छोड़ तो नहीं जाओगे? हमारे रिश्ते को भी तो कोई नाम नहीं है। विक्रम मेरी ओर हैरानी से देखने लगा। वो कुछ नहीं बोला। जिंदगी वापस आकर बिजी हो गई। एक शाम फ़ोन बजा। हेलो जानेमन, रेडी हो जाओ, मम्मी पापा आ रहे हैं। ये आवाज़ विक्रम की थी, क्योंकि विक्रम अब अपने पेरेंट्स के साथ मेरे घर आने वाला था मुझसे शादी की बात करने के लिए। उलझे वाली लड़की ने मेरी ज़िंदगी सुलझा दी थी। जो विक्रम अभी तक मेरे साथ भी नहीं रहता था, अब मेरी उससे शादी होने वाली थी। तो आपको यह कहानी कैसी लगी आप ज़रूर बताएं और कमेंट ज़रूर करते रहा करें, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर हमें बहुत अच्छा लगता है और हम आपके लिए और ऐसी कहानियाँ लेकर आते हैं। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। हम आपको फिर मिलेंगे एक ऐसी ही डरावनी और रोमांचित कर देने वाली कहानी में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।